नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RPN1 स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में, जो कि आपके PTT और BSTC के पेपरों में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण रहने वाली है। जी दोस्तों, ये जो क्लास है आपके लिए रेगुलर रूप से हमारे चैनल पर लाई जाती है, जिसमें आपको PTT के जितने भी विषयों की रेगुलर क्लासें आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आज की जो क्लास है ना बहुत ही धमाकेदार रहने वाली है। कुछ ऐसे प्रश्न जो कि आपकी PTT परीक्षा में बार बार रिपीट होते रहते हैं। चलिए जी दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग सभी का स्वागत है। चलिए आप सभी को कमेंट करके आंसर बताने हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छी प्रश्नोत्तरी है, जिसमें आपको राजस्थान जीके के साथ इंडिया जीके की प्रश्नोत्तरी भी देखने को मिलेगी। चलिए जी दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, राजस्थान का सबसे प्राचीन प्रदेश कौन सा माना जाता है? मैदानी भाग, रेगिस्तानी क्षेत्र, अरावली क्षेत्र या फिर सभी? जी दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर अगर देखा जाए तो विश्व की सबसे प्राचीनतम जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है दोस्तों? अरावली पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला। और यही दोस्तों राजस्थान का सबसे प्राचीन प्रदेश माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की पूर्णतः बारहमासी नदी कौन सी है? आपको बताना है राजस्थान की पूर्णतः पूरी रूप से ऐसी नदी जो 12 महीने बहती रहती है। ऑप्शन है बनास, माही, चंबल और लूनी। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आप सभी जानते हैं कि जो चंबल नदी है वो राजस्थान की बारहमासी नदियों में से एक है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं अधिकतर जो नदियां हैं ना वो बरसाती नदियां हैं, मानसूनी नदियां हैं अपने राजस्थान में। लेकिन जो चंबल नदी है वो एकमात्र ऐसी नदी है राजस्थान की जो बारहमासी नदी है। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी व शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? हाल ही में बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहे दोस्तों। आपको बताना है शहीद सागरमल गोपा जी कहाँ के निवासी थे? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर अजमेर? जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है सागरमल जी गोपा आपके जैसलमेर जिले से संबंधित है दोस्तों। चलिए जी दोस्तों, प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, और कुछ ऐसा प्रश्न जो आपको नया है, आपको नहीं आ रहा है, तो आप उसको नोट डाउन करते हुए चलना है। राजस्थान की जलवायु में मावट क्या है? ठीक है, राजस्थानी भाषा में जो शब्दावली होती है उससे भी कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि मानसून या फिर जलवायु में मावट किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके मानसूनी वर्षा, ऑप्शन बी है शीतकालीन वर्षा, ऑप्शन सी है धूल भरी आंधी या फिर ओलावृष्टि। जी दोस्तों, आप सभी जानते हैं सर्दी के मौसम में जब बारिश होती है तो उसे अपन क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शीतकालीन वर्षा। चलिए अगला प्रश्न है, मारवाड़ के किस शासक को फारसी इतिहासकारों ने हशमत वाला शासक कहा है? आपको बताना है कौन सा ऐसा मारवाड़ का शासक रहा है दोस्तों जिसको फारसी इतिहासकारों ने हशमत वाला शासक कहा है। ऑप्शन है राणा सांगा, राव चूड़ा, राव मालदेव या फिर राव गांगा। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है राव मालदेव को क्या कहा गया है दोस्तों? हशमत वाला शासक कहा गया है। चलिए, और किस इतिहासकारों ने कहा है? कौन सी भाषा के इतिहासकारों ने कहा है? तो आपको याद रखना है फारसी इतिहासकारों ने। चलिए अगला प्रश्न है आपका, सूखे की स्थिति में जब एक या एक से अधिक वर्षों तक बनी रहे तथा उस क्षेत्र में जल, खाद्यान्न व चारे की कमी हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? ये आपको बताना है। अकालग्रस्त, अभावग्रस्त, सूखाग्रस्त या फिर त्रिअकाल। जी दोस्तों, यदि सिर्फ पानी की कमी होती है तो उससे अपन अकाल बोलते हैं, लेकिन देखिए कई सालों तक अगर
बारिश नहीं होती, वर्षा की जो जल है वो उसकी कमी हो जाती है, तो जल, खाद्यान्न और चारे की भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इस स्थिति को अपन बोलते हैं त्रिअकाल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, पंचायती राज संस्थान के चुनाव करवाने आवश्यक है। कितने समय में पंचायती राज चुनाव जो होते हैं वो पूरे होते हैं? कार्यकाल समाप्ति पर, हर 6 वर्ष में, कार्यकाल समाप्ति से पूर्व, या फिर कार्यकाल समाप्ति के 6 माह के भीतर। जी दोस्तों, याद रखना है, पंचायती राज के जो चुनाव होते हैं ना आपके, वो जो मान लीजिए अभी जो सरकार चल रही है आपके पंचायती राज में, वो उनका कार्यकाल ख़त्म होता है ना, उससे पहले ही आपको दूसरे जो चुनाव है ना वो पूरे करवा लेने चाहिए। तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी जो है वो ये याद रखना है। चलिए, भारत में पंचायती राज की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है ये भी आपको बताना है। किसके जन्म दिवस पर होती है ये भी आपको बतानी है। कहाँ से होती है ये भी बतानी है। और पंचायती राज दिवस कब बनाया जाता है ये भी आपको बताना है। जी दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू द्वारा नागौर के समदड़ी गांव में, ठीक है, 2 अक्टूबर को ये आपको पंचायती राज जो है वो शुरुआत की गई थी, जिसमें अपन कहते हैं कि जो तारीख जो है वो कहते हैं 24 अप्रैल को आपके पंचायती राज दिवस बनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, सांबर झील किस ज़िले में स्थित है? दौसा, जयपुर, अजमेर और नागौर। जी दोस्तों, आप देखें तो सांबर झील की जो सीमा है ना वो अजमेर से भी लगती है, नागौर से भी लगती है। और जो मुख्यतः ये जो झील है वो कौन से ज़िले में है? जयपुर ज़िले में है। तो जयपुर ज़िला इसका सही उत्तर होगा। अजमेर और नागौर में इनकी बहुत छोटी सी सीमा लगती है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य में शहरी व अर्ध शहरी क्षेत्रों में सहकारिता के आधार पर लघु व कुटीर उद्योग को ऋण प्रदान करता है। अब कौन सा ऐसा बैंक है जो अर्ध शहरी व शहरी क्षेत्रों में सहकारिता पर लघु व कुटीर उद्योगों को ऋण देता है? ऑप्शन है आपके राज्य सहकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नागरिक सहकारी बैंक और प्राथमिक सहकारी शाखा समिति। जी दोस्तों, याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी नागरिक सहकारी जो बैंक है वो इसका सही उत्तर रहने वाला है। अगला प्रश्न है आपका, 1528 ईस्वी में बाबर व मेदिनी राय के बीच में कौन सा युद्ध हुआ? घाघरा का युद्ध, खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध या चंदेरी का युद्ध? जी दोस्तों, बाबर के युद्ध अपन ने याद किए थे। 1526 में बाबर ने क्या पिया था? पानी पिया। 27 में खाना खाया। 28 में चांद देखा। ठीक है, और 29 में घर गया। ठीक है, 29 में अपन कह सकते हैं घर गया या फिर घाघरा का युद्ध। ठीक है, तो 1526 में तो लड़ा गया था पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध था जो। दूसरा युद्ध था खानवा का युद्ध जो लड़ा गया था बाबर और किसके बीच में? राणा सांगा के बीच में। और पानीपत का युद्ध किस में लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, अब आपको पूछा गया है 1528 में, तो 1528 में कौन सा युद्ध था? चांद से चंदेरी का युद्ध याद रखना है। किस किस के बीच हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के बीच में, ये आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, जैसलमेर जिला जो है उसमें कुल 6 पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है। जैसलमेर में अमर सागर जो कि 2 मेगावाट का है, बड़ा बाग 4.9 मेगावाट का है। ये प्रश्न आपको लिखना है क्योंकि पूछा जा सकता है। अमर सागर की जो कैपेसिटी है वो कितनी है? तो 2 मेगावाट की है। और बड़ा बाग की कैपेसिटी कितनी है? तो 4.9 मेगावाट की है। ठीक है, तो पवन ऊर्जा उत्पादन किया जा रहा है। जैसलमेर ज़िला न केवल राजस्थान का बल्कि पूरे उत्तर भारत में पवन ऊर्जा क्षेत्र में किस स्थान पर है आपको बताना है। जैसलमेर में जो बिजली बनाई जाती है ना दोस्तों पवन ऊर्जा से, उसका कौन सा स्थान है ये आपको बताना है।
जी दोस्तों, बहुत ही गर्व की बात है कि ये जैसलमेर जो है वो शीर्ष स्थान पर है, मतलब प्रथम स्थान पर है। ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों, पढ़ना है और आराम से इसका उत्तर देना है। जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन है वह है, ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसमें आप चौहानों की जो उपलब्धियां हैं उनका वर्णन पढ़ते हैं? चिरवे का अभिलेख, बिजोलिया का अभिलेख, सामोली का अभिलेख और कीर्ति स्तंभ अभिलेख। जी दोस्तों, याद रखना है जो शाकंभरी के जो चौहान थे उनकी उपलब्धियों का वर्णन आपको मिलेगा बिजोलिया के अभिलेख से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर और जयपुर। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? आपके जयपुर संभाग में, ठीक है। नवीनतम संभाग कौन सा है? तो भरतपुर है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, क्योंकि अभी जो प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों पुराने जिले संभाग से पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न, उदयपुर की राजकुमारी कृष्णा कुमारी जिनके विवाह के विवाद हुआ किसकी पुत्री थी? जी दोस्तों, उदयपुर की राजकुमारी कृष्णा कुमारी जिनके विवाह में विवाद हुआ था वह किसकी पुत्री थी? ऑप्शन है महाराणा अमर सिंह, जगत सिंह द्वितीय, महाराणा जयसिंह या फिर महाराणा भीम सिंह। जी दोस्तों, याद रखना है आपको जो महाराणा भीम सिंह थी जी थे, उनकी जो पुत्री थी उनका नाम था कृष्ण कुमारी। उनके विवाह में क्या हुआ था दोस्तों? विवाद हुआ था। जी दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से आप अब कमेंट करके आंसर देंगे। राजस्थान के कितने जिलों की अंतर्राज्यीय सीमा दो सीमावर्ती राज्यों से लगती है? 3, 5, 4 और 6। साथ ही साथ दोस्तों आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि वे कौन कौन से राज्य हैं। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है ऐसे कुल 4 राज्य हैं जिसमें दो आपके जो ज़िले हैं वो सीमावर्ती सीमा बनाते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, अगला है कान्नड़ देव कौन थे? आपको बताने हैं। नागौर का शासक था, जालोर का शासक था, एक कवि थे या फिर चौहानों का एक सामंत था। जी दोस्तों, याद रखना है आपको कान्नड़ देव जालोर के शासक के रूप में प्रसिद्ध थे दोस्तों। चलिए, जालोर के एक शासक थे जिनका नाम था कान्नड़ देव। खेजड़ी जो वृक्ष है की पूजा किस पर्व पर की जाती है? दीपावली, दशहरा, जन्माष्टमी और महाशिवरात्रि। जी दोस्तों, आपको याद रखना है खेजड़ी वृक्ष की जो पूजा है वो आपके दशहरा या फिर विजयादशमी पर की जाती है। ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो सही उत्तर हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च जो पर्वत चोटी है वो कितनी है, जो कि गुरु दत्तात्रेय जो है उनकी तपोस्थली मानी जाती है? ऑप्शन है आपके 1792 मीटर, 1722 मीटर, 1652 मीटर और 1597 मीटर। आपसे कुल पूछा गया है कि गुरु शिखर जो है दोस्तों उसकी कुल ऊंचाई कितनी है? और ये भी आपको याद रखना है गुरु शिखर को गुरु दत्तात्रेय की तपोस्थली के नाम से जाना जाता है। तो इसकी जो कुल लंबाई मानी जाती है दोस्तों वो 1722 मीटर है। राज्य में सेला बासमती चावल का उत्पादन कहाँ होता है? ये पूछा है आपसे। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी और गंगानगर। जी दोस्तों, याद रखना है सेला चावल का जो सेला बासमती जो चावल होते हैं दोस्तों उनका जो उत्पादन है वो आता है आपके बूंदी ज़िले में। कहाँ होता है? बूंदी ज़िले में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। भीलवाड़ा जो बिगोद के निकट होने वाली त्रिवेणी संगम में शामिल नदी नहीं है? आपको पता है कि जो भीलवाड़ा जो बिगोद है वहाँ पर एक त्रिवेणी संगम है, वहाँ 3 नदियाँ आके मिलती है।
अब आपको बताना है कि वो कौन सी नदी है जो इस त्रिवेणी संगम में शामिल नहीं है। तो दोस्तों याद रखना है आपको, भीलवाड़ा के पास में जो बिगोद है, वहाँ पर जो त्रिवेणी संगम बनाती है वो मुख्य नदी होती है बनास, और उसमें दो नदियाँ आके मिलती है, बेडच और मेनाल। ठीक है, ये तीनों नदियाँ इसमें शामिल है। आपको याद रखना है मोरेल नदी जो है ये आपके भरतपुर में स्थित आती है ना, ये शायद भरतपुर की नदी है। तो ये जो नदी है ये इस त्रिवेणी संगम में शामिल नहीं है। चलिए अगला, राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सबसे अधिक लंबाई किस जिले में है। आपको बताना है कि राज्य में सबसे ज़्यादा जो नेशनल हाईवे है उनकी लंबाई किस जिले में है। अजमेर, जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर। जी दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। याद रखना है आपको, सर्वाधिक जो नेशनल हाईवे की जो लंबाई है राजस्थान में वो आपके जोधपुर ज़िले में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है। भीनमाल जालोर, सूरतगढ़ गंगानगर, केकड़ी अजमेर या फिर सेवर भरतपुर। पूछा गया है आपसे सरसों अनुसंधान केंद्र। अब जहाँ पर सरसों अधिक होगा वहीं पर तो सरसों अनुसंधान केंद्र होगा, और जो सरसों की जो खेती है वो आपके पूर्वी भाग में होती है दोस्तों, आप जानते हैं अलवर भरतपुर साइड में ज़्यादा होती है। तो ये जो है आपका उत्तर हो जाएगा सेवर भरतपुर। चलिए अगला है आपका, राज्य में चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, चुकंदर से चीनी बनाने का जो संयंत्र है कहाँ स्थापित किया गया है। चित्तौड़गढ़, श्री गंगानगर, बूंदी या फिर झालरापाटन। जी दोस्तों याद रखना है, इसका जो सही उत्तर होगा आपका वो होगा आपके श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर को राजस्थान में अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। भाखड़ा नागल बांध से राजस्थान के किन दो जिलों को सर्वाधिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है, ये आपसे पूछा है दोस्तों। तो भाखड़ा नागल बांध के बारे में पूछा है बीकानेर गंगानगर, गंगानगर हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ चूरू या फिर हनुमानगढ़ और बीकानेर। भाखड़ा नागल बांध से राजस्थान के कौन से जिलों को सिंचाई सुविधा सर्वाधिक मिल रही है। जी दोस्तों याद रखना है, भाखड़ा नागल बांध की जो सर्वाधिक सिंचाई सुविधा अपने राजस्थान में दो जिलों को मिल रही है वो है क्रमशः हनुमानगढ़ और बीकानेर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, देश हरो कहलाता है, ये एक क्षेत्र का नाम है दोस्तों। अब आपको पूछा गया है कि ये देश हरो जो है वो किस क्षेत्र को कहते हैं अपन। कुंभलगढ़ व उदयपुर के बीच का क्षेत्र, अचलगढ़ व गोगुंदा के बीच का क्षेत्र, रागा व जरगा पर्वत चोटियों के मध्यवर्ती क्षेत्र या फिर प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के बीच का क्षेत्र। देश हरो किसे कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों याद रखना है, देश हरो रागा और जरगा पर्वत चोटियों के मध्यवर्ती क्षेत्र को क्या कहा जाता है, देश हरो, जो कि वर्ष भर कैसा रहता है दोस्तों, हरा रहता है। चलिए अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी आने की चांसेस सबसे ज़्यादा है। देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना बनी जिसमें बाघ, बगेरे, नीलगाय, चीतल, रीछ, जरक, चिंकारा आदि पाए जाते हैं, ऐसा कौन सा अभयारण्य है वो आपसे पूछा है। सरिस्का, कुंभलगढ़, नाहरगढ़ और रणथंभौर। जी दोस्तों याद रखना है, इसका जो सही उत्तर है वो है आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रातानाडा हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा। जो भी मेरे भाई जोधपुर से रिलेटेड है उन सभी को जानते हैं, वो सभी जानते हैं। जो एक दो बार भी जोधपुर का टूर कर चुके हैं वो भी जानते हैं कि जोधपुर में है आपका रातानाडा हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1955 में की गई थी, जबकि इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया यह आपसे पूछा गया है। 1980, 82, 84 और 85। ध्यान रखना है, इसको राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है ना, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वो तो 1955 में हो गई थी,
ठीक है, मतलब उद्यान अभ्यारण्य तो बन गया था, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान कब बना, तो दोस्तों याद रखना है 1980 में आपके। सोटिंग भट्ट व धनेश्वर भट्ट नामक संस्कृत विद्वान किस मेवाड़ के शासक के दरबारी थे? सोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट। ऑप्शन है राणा हमीर, राणा कुंभा, राणा सांगा और महाराणा लाखा। दोस्तों याद रखना है ये महाराणा लाखा के दरबारी थे दोस्तों। ये वही महाराणा लाखा है ना, जिनके समय आप जानते हैं पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे ने करवाया था। अगला प्रश्न है राजस्थान के विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से जिला गरीबी उन्मूलन किस वर्ष प्रारंभ की गई? बताना है दोस्तों, जिला गरीबी उन्मूलन योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई है दोस्तों। और ये भी याद रखना है ये योजना विश्व बैंक की सहायता से चल रही है राजस्थान में। तो दोस्तों याद रखना है गरीबी उन्मूलन जो योजना है वो आपके सन 2000 से चालू हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य की प्रमुख विद्युत परियोजना है माही बजाज, चंबल परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना व बीसलपुर परियोजना। प्रमुख पूछा है, मतलब सबसे अधिक जो उत्पादन है उसकी दृष्टि से पूछा गया है दोस्तों। तो याद रखना है इन सभी में जो प्रमुख है दोस्तों वो है आपके चंबल परियोजना। चंबल नदी पर आप जानते हैं कुल 4 बांध बने हुए हैं, ठीक है। चलिए, बेराट की पहाड़ियाँ जो कि आपके जयपुर में हैं, वहाँ से कौन सी नदी निकलती है ये आपसे पूछा है। गग्गड़ नदी, बेड़च नदी, पार्वती नदी, बाणगंगा नदी। जी दोस्तों, गग्गर की नदी तो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। और गग्गर की नदी के बारे में आपको ये भी पूछा जाता है ऐसी कौन सी नदी है जिसमें पानी का क्षेत्र अधिक होने पर उसका जो जल है वो पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चला जाता है, तो वो है गग्गर नदी, ठीक है। लेकिन जो बेराट की पहाड़ी जयपुर से निकलती है वो है दोस्तों बाणगंगा नदी। इसी को अपन दूसरा नाम कहते हैं रुडित नदी। क्या, कौन सी नदी? रुडित नदी, या फिर अर्जुन की गंगा। कौन सी? अर्जुन की गंगा भी कहते हैं इसे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, साथ साथ में दोस्तों जो फैक्ट आपको सुनने में मिल रहे हैं उनको आप नोट डाउन करते हुए चलना है। इस प्रश्न के बारे में अपन बात कर चुके हैं, सेला बासमती चावल आपके बूंदी में होते हैं। अगला प्रश्न है दयाल दास श्री ख्यात जो है जिस रियासत के शासकों का वर्णन करती है वो आपको बताना है। दयाल दास जी ख्यात में कौन सी रियासत के शासकों का वर्णन है? जोधपुर, गागरोन, बीकानेर और उदयपुर। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बीकानेर। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, महिला मिनी बैंक योजना की शुरुआत 17 जनवरी 2001 को किस स्थान से हुई थी? जो महिला मिनी बैंक योजना है दोस्तों उसकी शुरुआत आपकी तारीख दे रखी है, लेकिन कहाँ से हुई थी ये आपको बताना है। अकोली ग्राम जालोर, बस्सी चित्तौड़गढ़, तिलवाड़ा बाड़मेर और सोजत सिटी पाली। जी दोस्तों याद रखना है जो महिला मिनी बैंक योजना है ना उसकी शुरुआत की तारीख तो है, लेकिन जो जगह है वो इम्पोर्टेंट है, अकोली ग्राम जालोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय कौन सा है? मानसून जो है दोस्तों कब वापस जाता है उसका समय कौन सा है दोस्तों? जून जुलाई, अक्टूबर मध्य नवंबर, नवंबर मध्य दिसंबर या फिर मई जून। जी दोस्तों प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, प्रत्यावर्तन का समय पूछे तो आपको करके आना है अक्टूबर और मध्य नवंबर। अगला प्रश्न आपका, वर्ष 2011 में पुरुष व महिला साक्षरता दर क्रमशः कितनी थी? ऑप्शन ए है 71.1% व 55.2%। ऑप्शन बी है 76% और लगभग 58%।
और सी है दोस्तों 79.2% और 52.1%। जल्दी से बताना है जी दोस्तों। याद रखना है पुरुष साक्षरता जो दर है 2011 की जनगणना के अनुसार वो है आपके 79.2% और महिला साक्षरता दर है वो है आपके 52.1%। ऑप्शन नंबर सी। अगला बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। ऑप्शन दे रखे हैं वनस्पति रहित आवरण, अरावली की अवस्थिति, वर्षा की अनिश्चितता या फिर सभी। जी दोस्तों, आप जानते हैं कि ये जो सभी जो चीज़ें हैं ये सभी राजस्थान की जलवायु जो है उनको प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। दक्षिणी पूर्वी जो क्षेत्र है उसको मालवी कहते हैं, उत्तर पूर्वी को मेवात कहते हैं, उत्तरी क्षेत्र को हरियाणा कहते हैं और दक्षिणी पूर्वी मध्यवर्ती को गिर। अच्छा, ये नस्ल से आप रिलेट कर सकते हैं दोस्तों। नस्ल का प्रश्न दिया हुआ है, अच्छी तरीके से पढ़ना है। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में मालवी नस्ल पाई जाती है, उत्तर पूर्वी में मेवाती, उत्तरी में हरियाणवी और डी ऑप्शन है दक्षिणी पूर्वी मध्यवर्ती में गिर नस्ल पाई जाती है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। जी दोस्तों, याद रखिए पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। ऑप्शन बी है जो है वो गलत है। 1857 की जो क्रांति थी उससे संबंधित एरिनपुरा छावनी किस जिले में स्थित है। उदयपुर, सीकर, अजमेर और पाली। जी दोस्तों, याद रखना है एरिनपुरा जो छावनी है वो पाली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। जी दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, किस सल्तनत कालीन राजा ने लाहौर में राजधानी बनवाई। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और रजिया सुल्तान। जी दोस्तों, याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो लाहौर थी। कौन सी थी दोस्तों? लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक है जिसने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। साथ ही साथ कुतुब मीनार का जो निर्माण का जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। और अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला को तोड़कर, जिसके ऊपर हरिकेली नाटक लिखा हुआ है, उसे तोड़कर क्या बनाया गया दोस्तों? अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया गया। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश की जो राजधानी थी वो कहाँ थी दोस्तों? दिल्ली। यही जो राजधानी को कहाँ ले गया था? दिल्ली लेकर गया था। किस चालुक्य राजा ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया? पुलकेशिन फर्स्ट, पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन थर्ड और विक्रमादित्य फर्स्ट। तो दोस्तों, याद रखना है जो चालुक्य राजा जिसने अश्वमेध यज्ञ किया वो थे आपके पुलकेशिन प्रथम। अगला है आपका, श्री हर्ष किसके दरबारी कवि थे? गोविंद चंद, जयचंद, मिहिर भोज या फिर इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों, याद रखना है श्री हर्ष आपके जयचंद के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, मनसबदारी प्रथा जो थी वो कहाँ से ली गई थी? मोरक्को से, मंगोलियों से, ईरान से और इराक से। जी दोस्तों, याद रखना है मनसबदारी प्रथा जो है वो आपके मंगोलिया से ली गई थी। मंगोल एक जाति थी दोस्तों जो आपके चीन की तरफ से आती थी। चीन का जो एरिया है वहाँ पर ये निवास करती थी। चंगेज खान ये भी एक मंगोल था दोस्तों। ये जो चंगेज खान थे ना दोस्तों वो किसके समकालीन थे? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी और बर्बन। जी दोस्तों, याद रखना है चंगेज खान जो थे वो गुलाम वंश के जो शासक इल्तुतमिश के समकालीन थे। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका,
मल्लेबिंद व वेल्लूर के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए? काकतीय, होयसल, चालुक्य व विजयनगर। जी दोस्तों, याद रखना है, मल्लेबिंद व वेल्लूर के जो मंदिर हैं वो होयसल्स जो वंश के राजा थे उन्होंने बनवाए। ऑप्शन नंबर बी। चंद्रबदाई का पृथ्वीराज रासो मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? हिंदी, अवधी, मेवाड़ी व ब्रज भाषा। जी दोस्तों, चंद्रबदाई आपको याद रखना है, पृथ्वीराज रासो की रचना किसके द्वारा की गई थी? चंद्रबदाई द्वारा की गई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में लिखा गया है और इसकी जो भाषा थी वो है ब्रज भाषा। जी दोस्तों, थोड़ी आपको आवाज़ की दिक्कत आ रही होगी, लेकिन यहाँ पर पास में काम चल रहा है, इस कारण। निम्नलिखित में से कौन अमीर खुसरो की कृति नहीं है? खजान उल फुतुह, तुगलक नवाज, तारिक ए इलाही और तबकत ए नासिरी। इसमें से जो उत्तर नहीं है वो आपको याद नहीं रखना है, लेकिन जो 3 रचनाएं अब अमीर खुसरो की है वो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अमीर खुसरो जी की रचनाएं कई बार पूछी जाती है, तो आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, ये तीनों इनकी रचनाएं हैं और ये जो है वो इनकी रचना नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्यकालीन लेखक कौन था जिसकी रचना गुलबर्गा व बिदर के बहमनी सुल्तानों और अहमदनगर के नवाज शाही वंश पर प्रकाश डालती है? ऑप्शन ए है बुरहान है मासिर, ऑप्शन बी है सैयद अली तबताबा, ऑप्शन नंबर सी है दीवान अली मोहम्मद खान और ऑप्शन नंबर डी है रफ़ीउद्दीन सिराजी। जी दोस्तों, याद रखना है आपको, जो बुरहान ए मासिर है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आराम से प्रश्न को पढ़ना है, उत्तर देना है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा 1939 और 1945 के बीच शेरशाह और जीवन और शासन का लेखा जोखा है? राजतरंगिणी, तारिक ए शेर शाही, शेर ए सुल्तान या फिर मिफ्ताह उल फुतुह। जी दोस्तों, याद होना चाहिए आपको, हुमायूं जो था और शेरशाह सूरी थे, उनके बीच में 2 युद्ध लड़े गए थे मुख्य रूप से, एक बिलग्राम का युद्ध, एक चौसा का युद्ध। ठीक है, बिलग्राम का युद्ध और चौसा का युद्ध 1539 और 1540। ठीक है, याद हो तो आपको। चलो, तो शेरशाह सूरी वही शेरशाह सूरी है जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था और इनके जीवन का जो लेखा जोखा है वो तारिक ए शेर शाही में लिखा गया है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। प्रश्न पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी है। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।